Hello everyone, so today date is 9th February and 2024. We are going to solve some PYQs of molecular basis of inheritance chapter. क्लास 12th बायोलॉजी का हमारे पास ये चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to power 9 base pairs, then length of DNA is approximately. यहाँ पे हमें कुछ डाटा दे रखा है जो कि एनसीईआरटी की लाइन में आपके दे रखा है इस चैप्टर के, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लेंथ जो है डीएनए की वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी. ठीक है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर एक डीएनए डबल हेलिक्स के टिपिकल मैमेलियन सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ है, तो बताना है लेंथ डीएनए की अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी. देखो ये जो आपका पेज नंबर 97 है क्लास 12th की बायोलॉजी में, वहां देखना जो हमें साइलेंट फीचर दे रखे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डीएनए के, उसमें आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट में भी ये इससे रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है. तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं. देखिए लेंथ कितनी, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू कितनी है, हमें दे रखा है 0.34, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है. नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इंटू 10⁻⁹ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपको कोई भी वैल्यू नैनोमीटर में दे रखी है तो उसको हमेशा याद रखेंगे मीटर में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे. ठीक है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू बेस पेयर कितना 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. सोल्व करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, आप इसको सोल्व कर लेना कटिंग वटिंग करके, 2.2 मीटर आ गया. अब बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जो दो बेस पेयर होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इन डीएनए हेलिक्स कितना होगा, वो 0.34 नैनोमीटर, राइट. सो 0.34 इंटू 10⁻⁹, ये मैं आपको जो मैंने यहाँ पे यूज किया ना वो इन्फॉर्मेशन लिख के बता रही हूँ. और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने थे हमारे पास, 6.6 इंटू 10⁻⁹. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी रिगार्डिंग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बेस पेयर होता क्या है एक्चुअली. देखिए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये हमारे पास डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. ज्यूम कर लो, वरना अपनी एनसीईआरटी बुक में आप अच्छे से इसको देख सकते हो. ये कुछ ऐसे जुड़ा होता है इससे. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ध्यान से देख लो. ये बेस पेयर होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि पेयर्स में होते हैं. प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ आपको. प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरामिडिन्स होता है हमेशा, और इसमें क्या आते हैं एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. और आरएनए के केस में जो है साइटोसाइन जो होता है हमारे पास पिरामिडिन, उसको यूरेसिल से हम मतलब कि यूरेसिल का यूज करते हैं हम आरएनए के केस में. डीएनए का केस है तो साइटोसाइन का यूज करेंगे. ये चीज भी याद रखोगे आप. खैर आगे भी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में. तो ये क्या होते हैं जो ये आपको दे रखे हैं, ये होते हैं बेस पेयर्स. जैसे कि एडिनाइन जो है थाइमिन के साथ अपना पेयरिंग करता है, ग्वानिन साइटोसाइन के साथ, और उसके केस में आरएनए केस में मैंने क्या बताया यूरेसिल के साथ. तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है और यही आपको पता होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया है.
सो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास क्या आएगा 2.2 मीटर। याद रखना चाहो सिंपली याद भी रख सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ये कि अपना वैल्यूज वगैरह चेंज करके देंगे या आपको, ये तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये चीज़ें तो नहीं बदलेंगी कि भाई उनके बीच का कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस ही कुछ और हो जाए या डीएनए, नहीं, आप एग्जैक्टली इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 2.2 मीटर जो है इसका क्या होती है, लेंथ होती है डीएनए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इनमें से कौन सी होगी। एडिनाइन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत है। एडिनाइन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 गलत है, 2 के साथ पेयरिंग होती है। एडिनाइन डज नॉट पेयर, ये गलत है, पेयरिंग तो थाइमिन के साथ ही होगी, थाइमिन के साथ। एडिनाइन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2, बिल्कुल जो मैंने आपको बता दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे वर्बली बोल के बता देती हूँ, एनसीईआरटी बुक में पैराग्राफ है इसके रिगार्डिंग। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगेफ की अगर ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम बात करें, दैट फॉर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए जो रेशियो होती है एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन और साइटोसाइन की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है एंड इक्वल्स टू 1। एनसीईआरटी की लाइन है ये आपकी। एडिनाइन पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ये देखिए, और ग्वानिन पेयर करता है साइटोसाइन के साथ थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडिनाइन और थाइमिन, इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी जो मैंने आपको दे दी है, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुन लीजिए क्या कुछ है। एडिनाइन और थाइमिन जो है ऑल्सो हैव, उनके पास एक फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके बॉन्ड्स के लिए, यानी कि दे बोथ हैव, या तो उनके पास क्या होगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा या NH ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। ग्रुप्स विच कैन फॉर्म, जो कि हाइड्रोजन ब्रिजेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब एक पेयर एडिनाइन का साइटोसाइन के साथ पेयरिंग करता है, एडिनाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करता है, तो जो वेरियस ग्रुप होते हैं आर इन ईच अदर वे, मतलब कि वो अलग अलग वे में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा पेयरिंग में मिलेंगे। फॉर देम टू बॉन्ड विद ईच अदर वुड बी केमिकली अनफेवरेबल, तो इस कारण अगर वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना चाहेंगे तो वो केमिकली अनफेवरेबल होगा। सो बेसिकली काफ़ी आउट ऑफ लीग मैंने थोड़ी सी आपको चीज़ बताई है, मुझे ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको बताया जितना समझ आ जाए उतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफाज। कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि डीएनए जो है वही सोल यानी कि इकलौता जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफाज में। कौन से थे, याद रहना चाहिए, हर्शे एंड चेज। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, कई बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या तो कंक्लूजन दिया था, क्या उनकी थ्योरी थी, किसके ऊपर बेस्ड थ्योरी थी, क्या कुछ उसमें था, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि जब हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट आ गया तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, स्पेस बना के डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या स्टडी किया था, दोनों साइंटिस्ट थे ये, साथ में इन्होंने बैक्टीरियोफाजिस के ऊपर स्टडी की, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये वो वायरस होते हैं जो दैट अटैक्स बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफाजिस क्या होता है अगर नहीं पता तो यहीं पे याद रख लेना, वायरसेस दैट कैन अटैक बैक्टीरिया। 1952 में उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, क्या प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल। इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने 1952 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। दे लेबल्ड द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफाज विद रेडियो एक्टिव, उन्होंने जो है बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ क्या किया, लेबल किया। अब देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लिखा हुआ रिपीटेडली पढ़ेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आपके माइंड में जो है ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, ठीक है। सुनने से ज्यादा थोड़ा सा आप पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है एक्सपेरिमेंट, याद हो जाएगा। दे लेबल्ड द प्रोटीन ऑफ, जो बैक्टीरियोफाजिस वाला प्रोटीन था उसको उन्होंने किस चीज के साथ लेबल किया, विद रेडियो एक्टिव सल्फर। और डीएनए को
एंड उस टाइम तक देखो इनको नहीं पता था कि डीएनए प्रोटीन, उन्होंने दो चीजें ले रखी थी, बैक्टीरियोफाजिस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इनको थोड़ी पता था कि डीएनए सोल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अभी हमको तो पता है कि डीएनए है, लेकिन उस टाइम पे हम इनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो कभी आप ये सोचो, इन्होंने तो डीएनए के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया एकदम से ऐसा माइंड में, तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टाइम तक तो जांच पड़ताल चल रही थी, राइट। तो उन्होंने और डीएनए को किसके साथ लेबल किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जो बैक्टीरियोफाजिस थे वर अलाउड टू, ये जो बैक्टीरियोफाजिस थे इनको अलाउ कर दिया गया कि ये उसको टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, ठीक है, इनको अलाउ किया। तो जो प्रोटीन कोट था इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द वायरल डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम। तो कैसे इस बात की पुष्टि हुई, देखिए जब बैक्टीरियाफाजिस को अलाउ कर दिया गया कि भैया बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्ट कर सकते हो, उस दौरान जो प्रोटीन कोट था वो पीछे ही रह गया जब वायरल डीएनए जो है बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर गया। यानी कि जेनेटिक मटेरियल ही तो दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा था ना यहाँ पे। तो वायरल डीएनए जो था वो तो बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर गया, लेकिन प्रोटीन कोड एंटर नहीं कर पाया। तो इसी से उन्होंने थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं डीएनए ही क्या है, सोल जेनेटिक मटेरियल है। थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा और बता देती हूँ। हर्षे और चेस क्या चाहते थे, मतलब कि वो फाइंड आउट करना चाहते थे कि कौन सा पार्ट बैक्टीरियोफाज का एंटर करेगा बैक्टीरिया में और पास ऑन और जेनेटिक मटेरियल को पास करेगा, वो प्रोटीन कोड था या डीएनए कोड था, ये उनको जानना था, राइट। तो प्रोटीन को लेबल किया गया रेडियोएक्टिव सल्फर के साथ, ठीक है, जबकि डीएनए को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस 32। व्हेन दे ज्वाइन, जब उन्होंने लेबल्ड वायरस और बैक्टीरिया को ज्वाइन किया, उन्होंने क्या पाया कि जो फॉस्फोरस 32 है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। फॉस्फोरस 32 उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में तो ये प्रेजेंट है, फिर अब फॉस्फोरस 32 किसके साथ लेबल्ड था, डीएनए के साथ, राइट। तो उसके बाद उन्होंने क्या पाया, वॉज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। दिस आउटकम सपोर्टेड, इस आउटकम ने जो एवरेज की थ्योरी थी कि जीन्स डीएनए के सेल में लोकेटेड होते हैं उसको सपोर्ट किया। ऑब्वियसली एवरी ने क्या थ्योरी दी थी, क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो जीन्स होते हैं ना, जो जीन्स जिससे कि एक जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं, जिनकी वजह से उनके कैरेक्टर्स या ट्रेट्स बिल्ड होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के सेल में लोकेटेड होते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब तो एक ही हो गया ना, उन्होंने बोला कि जीन डीएनए में लोकेटेड है और जीन्स जो है आगे पास हो रहे थे जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल वही है। इस एक्सपेरिमेंट ने उनके उस कंक्लूजन को सपोर्ट किया और हैंस ये रिजल्ट निकल के आया इनके एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही क्या है, सोल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था उनका जो मैंने आपको बता दिया है, हर्शी एंड चेज का, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइनल प्रूफ किसका, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसके एक्सपेरिमेंट से आया, अभी मैं डिस्कस करके आई हूँ, हर्शी एंड चेज, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नेगेटिवली चार्ज, आपको पता होगा काफी इजी क्वेश्चन है। डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऐसा क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, अभी हम फॉस्फोरस पीछे देखे हैं, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज शुड बी द मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल सेल। कौन सा आरएनए जो है मोस्ट, यहाँ पे 4 टाइप के हमारे पास आरएनए दे रखे हैं, इतने ही होते हैं। तो आरएनए कौन सा जो है अबंडेंसी में, यानी कि बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में एनिमल सेल में, या सबसे ज्यादा मात्रा में एनिमल सेल में कौन सा डीएनए पाया जाता है, कौन सा प्रेजेंट होता है, वो बताना है। याद रखेंगे इसका आंसर आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए मोस्ट अबंडेंट होता है एनिमल सेल में। बेसिकली ये 80% टोटल आरएनए का कॉन्स्टिट्यूट करता है। 80% of total RNA is constituted by ribosomal RNA in animal cells, ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद आर न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, जो एसोसिएशन होती है हिस्टोन की H1 की न्यूक्लियोसोम के साथ, वो क्या इंडिकेट करती है, ये पूछा गया है। तो डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको, आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पेज नंबर 199, ठीक है, 99 है, वहां पे ये पूरा पैराग्राफ इससे रिलेटेड, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से रिलेटेड, वहां से आपको ये पढ़ लेना और मैं आपको बता भी देती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने इसका ऑप्शन देख लिया तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ।
मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दे रखा है वही बना रही हूँ यहाँ पे। ये होता है डीएनए जो कि इससे एनरेप्ट है। ये हमारे पास है H1 हिस्टोन, ये होता है हिस्टोन ऑक्टामर। अब थ्योरी सुनिए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए अलग अलग हमें यहाँ पे दे रखा है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में जैसे कि कौन आ सकता है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि प्रिमिटिव है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या फर्क है? प्रोकैरियोट जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यानी उनमें मॉडिफिकेशंस नहीं होती, बहुत सारी सेल ऑर्गेनिल्स वहां पे अब्सेंट होती है। एनिमल किंगडम कौन सा है वो, हाँ एनिमल किंगडम में नहीं, प्लांट किंगडम में आई गेस, या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन सा चैप्टर है, क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड और थर्ड चैप्टर है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में वहाँ पे अच्छे से हम पढ़ते भी हैं। फाइलम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं सारे, यानी बैक्टीरिया वगैरह, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो ई कोलाई जो है एक प्रोकैरियोट्स है, मतलब कि इसके तौर पे हम इसको ले रहे हैं। दो दे डू नॉट हैव, तो ऑब्वियसली मैंने बताया सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, जो डीएनए है वो भी थ्रू आउट द सेल स्कैटर्ड नहीं होता, यानी कि बिखरा हुआ नहीं होता। डीएनए बिंग नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियसली हमें पता है, इज हेल्ड विद, कुछ प्रोटीन के साथ वो रखा जाता है जिनके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक रीजन में जिसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्या नाम होता है, न्यूक्लियोइड। नेगेटिवली चार्ज डीएनए को इज हेल्ड विद सम प्रोटीन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उस रीजन को क्या बोला गया, न्यूक्लियोइड। डीएनए जो होता है इस न्यूक्लियोइड में, यानी कि इस रीजन में, इज ऑर्गेनाइज, ये लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज होता है, हेल्ड बाय प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यूकैरियोट्स की। ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मॉडिफिकेशंस के साथ आता है, सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा। प्रोकैरियोट में आपको सिर्फ 2 से 3 बातें याद रखनी थी। बेसिकली न्यूक्लियोइड याद रखना, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोइड क्या रीजन होता है, क्या होता है। तो वहां पे जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ हेल्ड किया जाता है, उस जिस रीजन में करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये चीज वहां से पूछी जाएगी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यूकैरियोट्स में याद रखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जिनका नाम होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स याद रखेंगे, एक बेसिक प्रोटीन होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक प्रोटीन एक्वायर करता है चार्ज डिपेंड ऑन द, मतलब कि प्रोटीन कैसे चार्ज को एक्वायर करता है, ठीक है। प्रोटीन की चार्ज की जो अटेनेटिव वाली कैपेबिलिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो कितनी अबंडेंस में अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज उसकी चार्ज्ड साइड चेन पे प्रेजेंट है उसके ऊपर। ये पूछा जाएगा बस सिंपली, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड की अबंडेंसी के ऊपर, ठीक है। अमाइनो एसिड के जितने भी रेसिड्यूज वहां पे होते हैं तो प्रोटीन का चार्ज वही क्या करते हैं, बेसिकली उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। हिस्टोन्स क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रिच होते हैं बेसिक अमाइनो रेसिड्यूज में। काफी अच्छे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, याद रखना। अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कौन से ये भी पूछा जा सकता है, तो होता है लाइजाइन एंड आर्गिनिन। याद रखना है ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज, लाइजीन और आर्गिनिन। बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कैरी, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं इनकी साइड चेन्स में। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज, हिस्टोन ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया है कि वो एक 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट बनाए, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो किसके अराउंड रैप्ड होता है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर है ना, जो मैं अभी डायग्राम में मैंने आपको पीछे बना के दिखाया, उसमें मतलब कि रैप्ड होता है बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए किसके अराउंड, इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम याद रखोगे, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर पूछा जा सकता है।
जो, हाँ यहाँ तक बात हो गई। तो एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स कंटेन करता है। कितना? 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स जो है ये क्या करता है, कंटेन करता है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुने। न्यूक्लियोसोम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन में कैसे दिखते हैं ये पूछा जा सकता है। कैसे, किसको रिजेंबल करते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे जैसे स्ट्रिंग पे मोतियों की तरह, मतलब ऐसे इसको रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर, जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, मतलब कि उसके अंदर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन में, इस पैकेज वो पैकेज होता है क्या बनाने के लिए? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स बनाने के लिए, जो कि दैट आर फर्दर, या तो वो कोइल्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे कोइल्ड, या फिर कंडेंस्ड होते हैं मेटाफेज स्टेज में। जो सेल डिवीजन में हमने चैप्टर सेल डिवीजन करके आ चुके हैं, वहां पे हमने स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें पहला प्रोफेज आती है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, राइट। तो मेटाफेज स्टेज जो होती है सेल डिवीजन की, वहां पे वो कंडेंस्ड या कोइल्ड हो जाती है। क्या बनाने के लिए? आगे क्रोमोजोम्स बनाने के लिए। तो जो पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन की एक हायर लेवल पे, वो रिक्वायर करती है एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जो कि कलेक्टिवली, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये जो मैंने आपको पेज नंबर बताया था, वहीं पे पूरा पैराग्राफ चल रहा है। एक टिपिकल न्यूक्लियस में अगर बात करी जाए, कुछ रीजन जो होता है क्रोमेटिन का, वो कैसा होता है? लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टेन होती है, मतलब कि काफी हल्का स्टेन होता है उसके ऊपर, जिनको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ऐसे ही नॉर्मली पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। और इसके अपोजिट यानी कि वो क्रोमेटिन जो कि ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है और स्टेन यानी कि डार्क स्टेन होता है, उसको बोलते हैं हिट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी, यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है, जबकि हिट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और इनएक्टिव ये हम आगे किसी क्वेश्चन में हमारे पास आता है तो वहां पे हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा इसके बारे में पैराग्राफ पूरा 1.5 पेज का मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एसोसिएशन हिस्टोन H1 की एक न्यूक्लियोसोम के साथ इंडिकेट करती है, रेप्लिकेशन नहीं। क्रोमेटिन फाइबर बिल्कुल ठीक है, एक्सपोज नहीं, ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग नहीं, ये अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as, क्या क्वेश्चन है? कॉम्प्लेक्स राइबोसोम का जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से अटैच्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है पोलिसोम। एज इट इज याद रखना है। एनसीईआरटी की मतलब एनसीईआरटी में बुक में आपके पास ये 2 से 2.5 लाइन में दे रखा है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ। तो देखो, एक पोलिसोम या फिर पोलीराइबोसोम इसको हम बोल सकते हैं। पोलिसोम या फिर इसके प्लेस पे आपको कई जगह पोलीराइबोसोम भी देखने को मिल सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है एमआरएनए का। एमआरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स है, और 2 और मोर राइबोसोम्स, या फिर ऐसा 2 या 2 से ज्यादा राइबोसोम्स का भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो कि कब बनता है? एक्टिव ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। देवर इनिशियली, पहले इनका नाम था एर्गोसोम्स। ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। एर्गोसोम्स 1963 तक इसको एर्गोसोम्स बोला जाता था। हाउएवर फर्दर रिसर्च के बाद, किनकी रिसर्चेस के बाद? जोनाथन वार्नर और एलेक्स रीच की फर्दर रिसर्चेस के बाद इसको कैटेगराइज कर दिया गया पोलिसोम के अंदर। ठीक है, पोलिसोम के तौर पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका पोलिसोम है, इसको याद रखें। नेक्स्ट है सी अर्चिन में डीएनए। इन सी अर्चिन डीएनए जो कि एक डबल स्टैंडर्ड है, 17% बेसिस जो है वो साइटोसाइन है। परसेंटेज बतानी है अदर 3 बेसिस की। बहुत ईजी क्वेश्चन, अभी आपको देखकर लग रहा होगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने भी, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा हो, ना कभी सोल्व किया हो, लेकिन अभी देखना बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आ जाते हैं तो सोल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसकी कितनी परसेंटेज दे रखी है। हाँ, इसमें गड़बड़ ना करें कि किसकी कितनी परसेंटेज दे रखी है। थोड़ी सी आपको चार्गास रूल की जो है नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो कि पीछे हम डिस्कस भी करके आ चुके हैं। चार्गास रूल स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है वो?
एडेनाइन डबल बॉन्ड थायमाइन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसाइन बता दिया था मैंने। जो मोलर अमाउंट होता है एडेनाइन का वो किसके इक्वल होगा, मोलर ऑफ, देखो जितना एडेनाइन का अमाउंट वो मोलर जितना भी अमाउंट होगा इसका वो इसके साइटोथायमिन के इक्वल होगा, राइट। और जितना मोलर अमाउंट होगा ग्वानिन का वो किसके इक्वल होगा, साइटोसाइन के इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। हैंस हमें कितना दे रखा है, ग्वानिन हमें कितना दे रखा है 17%। तो 17% अगर ग्वानिन दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू आर चारगेव्स रूल 17% ग्वानिन है तो इसका मोलर अमाउंट 17% है, तो थायमिन का कितना मोलर अमाउंट होगा 17%। हमेशा परसेंटेज में हम टोटल 100 को कंसीडर करते हैं, 100 में से 17 इसके हो गए, 17 इसके हो गए, बचे जितने भी, यानी कि जितना बचेगा उसका हाफ हाफ ग्वानिन और साइटोसाइन को दे देना है, इसको एडिनाइन को और थायमिन को, यहाँ पे साइटोसाइन आएगा, ग्वानिन और साइटोसाइन, एडिनाइन का कितना होगा 33 और इसका एडिनाइन का 33 है तो इसका भी क्या आएगा 33। बेसिकली इक्वली आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, 100 में से आप इसकी परसेंटेज लेते हो, जितना दे रखा उसके इक्वल दूसरे को कर दोगे, जो बचेगा उसका हाफ आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो इजी क्वेश्चन। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, 17% ये था हमारे पास साइटोसाइन, तो ग्वानिन, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए के ऊपर इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। ऑब्वियसली आरएनए के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा, चारगेव्स रूल, क्योंकि ये क्या होता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए होता है, आरएनए क्या है एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, चारगेव्स रूल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये किसने डिस्कवर किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रिफ्थ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो भी एक्सपेरिमेंट है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ चीजें थी, जैसे हमने पीछे अभी हर्शी एंड चेज वाला किया था, थोड़ा सा इसको भी इसी प्रकार से हम समझ लेंगे। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ 1928 में, ये क्या थे, एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे जिन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब्ड द फिनोमिना इन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के फिनोमिना को डिस्क्राइब किया था। कैसे किया, ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया किसके साथ, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के साथ। ये एक बैक्टीरियम होता है जो न्यूमोनिया को कोज करता है बेसिकली, विच इज यूज टू इन्फेक्ट, इसका यूज किस चीज के लिए किया गया, इन्फेक्ट, टू इन्फेक्ट माइस, जो चूहा होता है उसको इन्फेक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली आप जानते हो एक्सपेरिमेंट जब भी कोई साइंटिस्ट वगैरह करते हैं मेडिकल की फील्ड में तो ये चूहे वगैरह का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। विच इज यूज टू इन्फेक्ट माइस बाय यूजिंग क्या यूज किया उन्होंने, एस स्ट्रेन, यानी कि एस स्ट्रेन कौन सी थी, हीट किल्ड, एंड आर स्ट्रेन ये किल्ड थी एस स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन जो थी वो लाइव थी, उसका यूज किया उन्होंने इन दोनों स्ट्रेन्स का। इट वॉज कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया इन दोनों के यूज से, कि जो आर स्ट्रेन है, ये जो आर स्ट्रेन थी वो किसमें वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी, कुछ सम मटेरियल मतलब कि एस स्ट्रेन के कुछ ऐसे मटेरियल थे जिसकी वजह से जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, ठीक है, ऑफ एस स्ट्रेन विच मेक्स आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया, वायरुलेंट एंड unable to synthesize smooth polysaccharides। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इसमें इन्होंने स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, माइस को इन्फेक्ट करने के लिए दो स्ट्रेन्स यूज की, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड थी, आर स्ट्रेन जो कि लाइव थी। उन्होंने पाया कि जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसके द्वारा, एस स्ट्रेन के कुछ मटेरियल के द्वारा किस में कन्वर्ट हो गई, वायरुलेंट हो गई, और मतलब कि स्मूथ पॉलीसैकेराइड को वो उसका सिंथेसाइजेशन नहीं कर पाई फिर वो बाद में। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट था, जैसा आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ना, बिल्कुल
सिंपल लैंग्वेज में, वो भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ कि क्या कुछ था। देखिए जो एस स्ट्रेन था उसको जब इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया, माइस डाई, क्योंकि ये क्या था, वायरुलेंट था। ठीक है, वायरुलेंट था एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, तो माइस जीता रहा। ठीक है, क्योंकि ये वायरुलेंट था ही नहीं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एस स्ट्रेन यानी कि विच इज हीट किल्ड, उसको इंजेक्ट जब किया माइस में तो माइस जो है मरा नहीं, उसको हीट से किल कर दिया। बेसिकली उसको हीट प्रोवाइड की गई है स्ट्रेन को। हीट प्रोवाइड करने पर जो भी उसका वायरुलेंट मटेरियल था वो वहां से जो है उसका इफेक्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से उस वायरुलेंट इफेक्ट अब रहा नहीं। तो माइस के अंदर बेशक उसको इंजेक्ट करे, माइस की डेथ नहीं हुई। उसके बाद एस स्ट्रेन को जो कि हीट किल्ड था उसको आर स्ट्रेन जो कि लाइव था उसके साथ जब मिलाकर इंजेक्ट किया गया किसमें, माइस में, तो माइस मर गया। यानी कि इसका अकेले का इफेक्ट तो हीट के कारण खत्म हो गया था, लेकिन जब इसको हमने लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया तो आर स्ट्रेन का जो भी इफेक्ट था वो आर स्ट्रेन में कन्वर्ट, यानी कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया वायरुलेंट में, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई थी। ये था हमारे पास पूरा इनका एक्सपेरिमेंट। इसका कंक्लूजन मैंने दे दिया है। हाँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये कंक्लूड, इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है समहाउ वो ट्रांसफॉर्म हो गया है हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उसने क्या अनेबल कर दिया कि जो मैंने बताया भी, आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट, और वो कैसा हो गया, वायरुलेंट बन गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर, ये किस वजह से हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया। ठीक है, देखो एंड जो बिल्कुल कंक्लूजन था वो तो किन्होंने दिया था, हर्शे एंड चेज ने। ये अंदाजे लगा रहे थे, हावेवर जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का वो तब तक भी डिफाइंड नहीं हुआ था। तो ये था इसके बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूरेडाइन प्रेजेंट ओनली इन आरएनएज, यूरेडाइन और यूरेसिल। ठीक है, आप इसको यूरेसिल भी कंसीडर कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, जो यूरेडाइन या यूरेसिल प्रेजेंट होता है सिर्फ आरएनए में, इज वो क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड होता है वो एक, जो कॉम्बिनेशन होता है पेंटोज शुगर का नाइट्रोजनियस बेस के साथ। याद रखेंगे, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस कौन से होते हैं, प्योराइंस और पिरिमिडाइंस को ही हम नाइट्रोजनियस बेस बोलते हैं। कभी आप कंफ्यूज रहो, उसी को हम बोला जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन, ये सब इसके एग्जाम्पल है किसके, न्यूक्लियोसाइड के। याद रखेंगे, पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनियस बेस को जब हम ऐड करते हैं, इसमें कौन सा आता है, अपने प्योरिन्स आ गए और पिरिमिडिन्स आ गए, तो क्या बनता है हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का उसका नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATCTG है, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस। बहुत इजी है, जो चीज मैंने आपको बता रखी है उसके अनुसार क्या आप इसको नहीं कर सकते, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चेक करना है बस आपको। क्या आएगा, ए और या फिर यहाँ पे हमारे पास थाइमिन। ठीक है, आरएनए के केस में बात करी जा रही है तो इसके प्लेस में हम क्या कंसीडर करेंगे, यूरेसिल यानी यू। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, AU थाइमिन। हाँ ऑब्वियसली, ए का यू है तो ए का टी का ए होगा, सी का जी, टी का अगेन हमारे पास आएगा ए, जी का आएगा सी। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये डी पे क्यों लग गया, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बस आपको ये याद होना चाहिए। फिर ये देख लेना है क्वेश्चन में आरएनए दे रखा है या डीएनए दे रखा है, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट हमारे पास है जो अनइक्विवोकल प्रूफ है डीएनए का कि वो जेनेटिक मटेरियल है, किसकी स्टडी से आया था, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है, वो किनकी किसके ऊपर स्टडी से हमारे पास आया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल फाइनल, तो ऑब्वियसली बैक्टीरियोफाजी से तो आया था, वो हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया था चीज। अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि बिल्कुल फाइनल, आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि अब इसके ऊपर कोई भी जो है डिबेट या फिर कोई भी वोकल सेशंस, वर्बल सेशंस की जरूरत ही ना रहे जहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल एक चीज प्रूफ हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है,
उसके प्रूफ के साथ, तो उसको बोलते हैं हम इन अनइक्विवोकल, उसको कंसीडर किया जाता है। तो बैक्टीरियल वायरस ही तो आया था जो कि इन्होंने दिया था हर्शी एंड चेज ने, जो एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, ये पूछा गया। क्या इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रायंस में, जो प्रोटीन इन्फेक्शियस होते हैं वो प्रायंस में प्रेजेंट होते हैं, याद रखनी है ये चीज आपको। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है प्रायंस में रिच होते हैं। प्रायंस किससे बनते हैं, प्रोटीन से। प्रायंस प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की अब्सेंस में, न्यूक्लिक एसिड इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, इट इज कैजुअल एजेंट ऑफ स्कैर्पीज डिसीज ऑफ शिप। जो शिप में एक स्कैर्पी नाम की डिसीज हो जाती है शिपीज वगैरह में, उसका कॉमन कोज कौन है, प्रायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करता सेंट्रल डोगमा वाले केस को, जो कि मैं आपको बता दूंगी क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन HIV है, सबसे पहले आप याद रखोगे। ये एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस है बेसिकली। ये सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता है। सेंट्रल डोगमा क्या है, एक वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, DNA टू mRNA और उसके बाद प्रोटीन। अब मैं दिखा देती हूँ ये करके आपको। फ्रांसिस क्रिक ने ये प्रपोज किया था, क्या, सेंट्रल डोगमा। ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो क्या स्टेट करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कैसे फ्लो करती है, DNA से RNA एंड आफ्टर दैट टू प्रोटीन। बना के दिखा देती हूँ। DNA की रेप्लिकेशन होती है एग्जैक्टली ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये लिख के दे देंगे DNA RNA प्रोटीन, और फिर ये आपके लिए स्पेस छोड़ देंगे कि DNA जो है RNA में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। कौन से प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और उसके बाद ये mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। mRNA से प्रोटीन में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। mRNA से वापस DNA भी बन सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मदद से। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड आया, तो बेसिक यहाँ पे एक बार इसका भी देख लेंगे कि ये होता क्या है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन जो है एक प्रोसेस होता है कॉपिंग, एक DNA के सेगमेंट को कॉपी करना RNA में। जो सेगमेंट होते हैं DNA के वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं RNA के मॉलिक्यूल में, जो कि प्रोटीन को एनकोड करते हैं कि वो मैसेंजर RNA, mRNA का मतलब होता है कि वो मैसेंजर RNA को प्रोड्यूस करे। जो अदर सेगमेंट होते हैं DNA के वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं RNA मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम नॉन कोडिंग RNA बोलते हैं। और जो नॉन कोडिंग RNA होते हैं वो प्रोटीन में ट्रांसक्राइब नहीं होते। फिर से बता देती हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ट्रांसक्रिप्शन एज रिलेटेड टू जीनोमिक्स, जेनेटिक्स वाला हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जीनोमिक्स से जब रिलेट करके हम इसको पढ़ते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है RNA कॉपी को बनाने का ऑफ जीन्स DNA के सीक्वेंस से RNA की कॉपी को बनाने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये जो कॉपी होती है जिसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं, ये जीन की जो प्रोटीन इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करते हैं एनकोडेड इन DNA, जो कि DNA के अंदर एनकोड होती है किसकी, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, उसको कैरी करते हैं उसके जीन्स को। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेशन का थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ।
ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है लिविंग सेल्स में इन विच जिसमें कि प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यूजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स एज टेम्पलेट्स। जो जनरेटेड प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस होता है। ये जो सीक्वेंस होती है किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, जो न्यूक्लियोटाइड के आरएनए के ऊपर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है उसके द्वारा। एक बेसिक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। प्रोसेस जो ट्रांसलेशन का होता है वो कैन बी सीन एज, उसको हम एज अ डी कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, उसके तौर पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए को इन्वॉल्व करता है ट्रांसक्रिप्शन में एज वेल एज टीआरएनए को। ठीक है, यानी ट्रांसलेशनल आरएनए जो जीन्स होते हैं डीएनए में वो एनकोड करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को विच आर द वर्क हाउस, जो कि सेल का वर्क हाउस होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा प्रोटीन जो है सेल का वर्क हाउस होते हैं, कैरिंग आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि अपनी सारी डेली लाइफ के मतलब कि काम के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स वगैरह। तो ये था बेसिक अपना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टियोडाइनर डिस्कवर्ड आर, टियोडाइनर जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। थियोडर ओ डाइनर डिस्कवर्ड द पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड, PSTVD इसको हम लिख सकते हैं। क्या डिस्कवर किया उन्होंने, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड, PSTVD। ये हम इसको इससे डिनोट कर सकते हैं। ये पहला वायरॉइड था जो आइडेंटिफाई हुआ था 1971 में। PCSTVD जो है एक स्मॉल सर्कुलर आरएनए का मॉलिक्यूल है। डॉक्टर डाइनर ने डिस्कवर किया जो पैथोजन पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर को कोज कर रहा है, जो डिसीज है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज, जो पैथोजन इसको कोज कर रहा था वो एक वायरस नहीं था। एज जैसे कि पहले माना जाता था कि भाई कोई वायरस होगा, लेकिन वो वायरस नहीं था, लेकिन उससे भी बहुत छोटा फ्री आरएनए का मॉलिक्यूल था, यानी कि फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। दोबारा सुनो, कौन सा इनमें से पेयर जो है नाइट्रोजनियस बेस का न्यूक्लिक एसिड में वो रॉन्गली मैच यानी कि इनकरेक्ट मैच बताना उसकी कैटेगरी के साथ जो उसके अगेंस्ट मेंशन करी गई है। काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। थायमिन यूरेसिल पिरामिडिन सुनते बिल्कुल ठीक है। यूरेसिल और साइटोसाइन भी बिल्कुल ठीक है। ग्वानिन एडिनाइन प्योरिन्स है। एडिनाइन थायमिन, थायमिन गलत है, थायमिन तो एक पिरामिडिन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बताने की भी जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। लेंथ जो डीएनए मॉलिक्यूल की जो लेंथ है वो ग्रेटली एक्सीड्स द डायमेंशन, जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का उसकी डायमेंशन को एक्सीड यानी कि बढ़ा देती है। हाउ इज दिस डीएनए अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड का मतलब होता है कि कैसे ये डीएनए जो है वहां पे इकट्ठा होता है, अकोमोडेट होता है। अकोमोडेटेड का मतलब आपको बताना चाहिए, सारा खेल अकोमोडेटेड वर्ड का है यहाँ पे। तो कैसे डीएनए अकोमोडेट होता है वहां पे ये पूछा गया है। सुपर कोइलिंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। सुपर कोइलिंग हो जाती है न्यूक्लियोसोम में, और जो कंडेंसेशन होना क्रोमेटिन का मेटाफेज स्टेज पे सेल डिवीजन की, जो मैंने आपको बताया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग को डीएनए के साथ क्रोमेटिन मटेरियल में, जो कि क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, ए आएगा। एक सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ ह्यूमन जीन्स, सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन जो होती है ह्यूमन जीन्स के सेट की वो कौन सा है, ये पूछा गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डीएनए सीक्वेंस। एक सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन जो होती है वो सेट ऑफ ह्यूमन जीन्स इज द डीएनए सीक्वेंस, बिकॉज जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि जीन क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस का एक फंक्शनल पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड्स। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करी गई। जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मैंने आपको बेसिक्स बताया था, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात हो रही है। उस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो किसके साथ बाइंडिंग करता है, एक जीन के प्रमोटर के साथ, और अज्यूम करता है एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट्स डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस, तो इसकी जो डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस है वो कैसी होती है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है टाटा, एज इट इज, इसको बेशक याद रख लेना आप, टाटा। ठीक है, टाटा नमक से, टाटा से, कैसे भी किसी भी कंटेक्स्ट में आप इसको याद रख लेना। जो दो चेन्स होती हैं वो एंटी पैरेलल होती है बेसिकली। ये तो खैर ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप इतना याद रखोगे जो डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस होती है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स।
टू पॉलीन्यूक्लियाइड न्यूक्लियोइड चेन्स इन डीएनए आर, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है एक डीएनए में, वो कैसी होती है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आएगा एंटी पैरेलल। एक दूसरे के एंटी पैरेलल ही तो होती है ना। एक क्या होती है, देखो, एक होती है 5 to 3 और दूसरी कैसी होती है 3 to 5 यानी ये क्या हो गई, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, काफी इजी है। पैरेलल नहीं होती, डिसकंटिन्यूस नहीं होती, सेमी कंजर्वेटिव तो नेचर होता है डीएनए का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which antibiotic inhibits interaction between RNA and mRNA during bacterial protein synthesis? कौन सा एंटीबायोटिक जो है, विच एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है एक आरएनए और एमआरएनए के बीच के इंटरेक्शन को, इनहिबिट यानी कि रोकता है किसकी इंटरेक्शन को, आरएनए और एमआरएनए के बीच की इंटरेक्शन को कौन सा एंटीबायोटिक रोकता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ये पूछा गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है विच इनहिबिट्स, जो क्या इनहिबिट करता है, ट्रांसलेशन, which inhibits the translation of bacterial cells so that it cannot affect the host cell। एंटीबायोटिक है नियोमाइसिन, एक जो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल के ट्रांसलेशन को ताकि वो उस होस्ट सेल को अफेक्ट ना कर पाए। तो करेक्ट ऑप्शन नियोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या होता है इसके बारे में बता देती हूँ। स्ट्रिप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है उसका यूज किया जाता है मॉडरेट से लेकर सीवर लेवल का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में, उसके ट्रीटमेंट में हम जो है स्ट्रिप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज, ये जो ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इन्फेक्शंस वगैरह को या फिर एक्ने यानी कि जो ये फुंसी वगैरह पिंपल्स हो जाते हैं इनको मतलब कि क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या फिर एक्नेस की कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है। अरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, देखिए अरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है, इसका वाइडली यूज जो होता है वो चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह में, स्किन कंडीशन जैसे कि एक्ने, डेंटल एब्सेसिस कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी एसटी आई के दौरान भी इसका अरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट अपना जो है इनका सिंथेसिस जो भी है फंक्शनिंग वगैरह के तौर पे। चिल्ड्रन में एरिथ्रोमाइसिन जो ऑफन यूज किया जाता है उनका जो ईयर इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया है। पीवाईक्यूज हमारे फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से रीड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।